नमस्कार साथियों, नारायण क्लासेस के करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। 2-3 दिन से किसी वजह से क्लास नहीं बन पाई थी, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं और कोशिश करेंगे कि आगे सोमवार से शनिवार आपको रेगुलर क्लासेस मिलती रहें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। जो भी हमारे क्वेश्चंस रह गए थे वो सारे हम 20 से 25 जून के कवर करेंगे आज क्लास में। ठीक है, थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आज के दिन के बारे में जानते हैं, आज का दिन हिस्ट्री में क्या महत्व रखता है। ठीक है, आज डेट है 25 जून और 25 जून को एक डार्क स्पॉट भी बोला जाता है इंडियन डेमोक्रेसी, मतलब भारतीय लोकतंत्र पे एक काला धब्बा भी बोला जाता है इस दिन को। 25 जून 1975 को क्या डिक्लेयर हुआ था? इमरजेंसी। कौन सी? नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपदा, नेशनल इमरजेंसी घोषित हुई थी इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट के द्वारा। और 25 जून को ये घोषित हुई थी और 26 जून 1975 से 21 मार्च 1977 मतलब 21 महीने तक ये क्या चली थी? इमरजेंसी चली थी। तो इसकी घोषणा कब हुई थी? 25 जून को। देखेंगे इमरजेंसी से रिलेटेड 2-3 आर्टिकल्स। उससे पहले एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। तो 20 जून को जो हमने क्लास नहीं ली थी तो देख लेते हैं। पर 20 जून को कौन सा दिन था? वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। UNHCR, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, ठीक है, उन्होंने डिक्लेयर किया था क्या? वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। कौन सा मनाया है? 16वां। ठीक है, 16th वर्ल्ड रिफ्यूजी डे था ये। ठीक है, इसके बारे में क्वेश्चंस भी हम देखेंगे। 21 जून को आपको पता ही है, मैंने पिछली क्लास में करवा दिया था जब घोषणा हुई थी। क्या था 21 जून को? इंटरनेशनल योगा डे। और इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये इंडिया की पहल है, मोदी जी की पहल है। मोदी जी ने क्या किया था? 2014 11 दिसंबर 2014 उनगा में, उनगा मतलब यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में ये रिक्वेस्ट की थी और इस दिन को क्या क्या दर्जा मिल गया? वर्ल्ड योगा डे या इंटरनेशनल योगा डे। कब से शुरू हुआ? तो पहला इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया? 2015 में। ठीक है, इस बार का थीम क्या था मैं करवा चुका हूं। अब इस बार का थीम था योगा एट होम, योगा विद फैमिली, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से बाहर तो कोई प्रोग्राम हो नहीं सकता। तो ये कौन सा था? 6th था। 15 से शुरू हुआ था, 15 में पहला योगा डे था और अब ये कौन सा है? 6th है। ठीक है, ओके, ठीक है। उनका स्पीच में हमने किया था। जून 21 को मनाया जाता है। अगला है 21 जून को और क्या है? समर सोलिस्टिस, मतलब कि कर्क रेखा पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इक्वेटर से ऊपर क्या हो गया? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध में जो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री की, उस पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है तो सबसे बड़ा दिन यहाँ पे होता है। ठीक है, तो ये कब होता है? 20 से 22 जून। तो इस बार कब हुआ है? 21 जून को। ठीक है, और क्या बोलते हैं फिर आएगा विंटर सोलिस्टिस। विंटर में क्या होता है? नॉर्दर्न गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और साउदर्न में सबसे बड़ा, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो समर सोलिस्टिस इस बार कब आया है? 21 जून को। नेक्स्ट है 23 जून को। 23 जून को इंटरनेशनल ओलंपिक डे भी मनाते हैं। 23 जून को यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे, मतलब पब्लिक सर्वेंट कौन होता है? IAS IPS, जो भी मतलब ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, वो डे कब मनाया जाता है? 23 जून को। तो UPSC या फिर PCS, किसी भी स्टेट के PCS के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये डे। ठीक है, तो कब है? 23 जून को। और क्या मनाया जाता है 23 जून को? एक और है वर्ल्ड विडो डे, इंटरनेशनल विडो डे भी मनाया जाता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं एक बार। तो ये डेट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, कई बुक्स में बहुत ही मतलब ऊपर से दिया हुआ है क्या क्या डेट होते हैं। तो इस बार कब पड़ा है समर सोलिस्टिस? 21 जून को। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, ज्योग्राफी क्लास में बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी तक हमने किया 25 जून की एक नेशनल इंपॉर्टेंस बताई थी मैंने कि इस दिन क्या हुआ था? एक नेशनल इमरजेंसी जो अगले ही दिन से शुरू हो गई थी, तो नेशनल इमरजेंसी घोषित हुई थी। तो कौन से अनुच्छेद में आता है या कौन से आर्टिकल में आता है नेशनल इमरजेंसी? 352 में। ठीक है, इमरजेंसी से रिलेटेड एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। 352, 356, 360। ठीक है, और एक अनुच्छेद है, इस 5 और 6 को क्या कर दो? 365। ठीक है, रिप्लेस कर दिया 5 और 6 को, 365। ये 4 आर्टिकल बार बार पूछे जाते हैं। ये तो है नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपदा। कब है? कौन से आर्टिकल में है? कौन से अनुच्छेद में? 352 नंबर आर्टिकल में। 356 में क्या है? स्टेट में इमरजेंसी लग सकती है, लग सकती है ना। कैसे लगती है? राज्यपाल
क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है या रिकमेंड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, राष्ट्रपति को, तब लगती है। राष्ट्रपति शासन बोल सकते हो आप इसको। तो किसी स्टेट में अगर लगेगा तो उसको राष्ट्रपति शासन बोलेंगे 356। लेकिन कई बार पूछ लेते हैं गवर्नर किस अनुच्छेद के अंतर्गत मतलब रिकमेंड कर सकता है, तो 365। याद रखना ये स्टेट से रिलेटेड है, 356 और 365, ठीक है। आर्टिकल ऐसे ही याद रख सकते हो। 360 में क्या है, 360 में है फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपदा, ठीक है, वित्तीय संकट। आज तक एक बार भी नहीं लगी है, ये क्वेश्चन बार बार आता है, कितनी बार आज तक फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी है। तो कोरोना काल में एक बार लगा था कि फाइनेंशियल इमरजेंसी लग सकती है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बार बार अखबारों में आर्टिकल में आया था ये वर्ड फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो कौन से अनुच्छेद में है, 360, 352, 356, 360 और 65, समझ गए ना, 56 से रिलेटेड है। चलिए आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले देखो मैंने बताया था योगा एट होम, योगा एट फैमिली। इंटरनेशनल योगा डे का थीम था, कौन सा था, छठा था। और सबसे पहला कौन सा था, 2015 में, 14 में, 11 दिसंबर 2014 में उनका असेंबली में मैंने बताया था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये डिक्लेयर करवा दिया था कि हर साल 21 जून को हम क्या मनाएंगे, इंटरनेशनल योगा डे। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। व्हाट्स द थीम ऑफ वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। मैंने आपको बताया था वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, ठीक है। तो वर्ल्ड रिफ्यूजी डे का जैसे उसको क्या बोलते हैं, उसको एनवायरमेंट डे का थीम था, योगा डे का थीम था योगा एट होम, योगा विद फैमिली, वैसे ही वर्ल्ड रिफ्यूजी डे का भी कोई थीम था। तो अगर इस तरह के ऑप्शन आपके पास देखने को आपको आगे एग्जाम्स में मिलेंगे, तो आप समझ जाना कि ऑप्शन मुश्किल बोला बनाते हैं किसी क्वेश्चन को, मतलब, और क्वेश्चन तो सारे ही आसान होते हैं। तो ऑप्शन बिल्कुल आपके करीब करीब होते हैं। तो बताओ, एवरी एक्शन काउंट्स, एवरी माइग्रेंट काउंट, एवरी रिफ्यूजी काउंट, एवरी पर्सन काउंट। तो मुश्किल हो जाता है ना क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर है एवरी एक्शन काउंट्स। तो याद रखना एवरी एक्शन काउंट किससे रिलेटेड है, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे से। और वर्ल्ड रिफ्यूजी डे कौन, मतलब किसने किया था, किसके अंडर आता है, UNHCR, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, ठीक है। चलिए इस बार का थीम क्या था, एवरी एक्शन काउंट्स। तो ठीक है, कहीं माइग्रेंट लिखा दिख जाए, रिफ्यूजी लिखा दिख जाए, पर्सन लिखा दिख जाए तो गलत है, एवरी एक्शन काउंट्स, ठीक है। 2020 की थीम है ये अपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एजेंसी ऑफ द UN रिलीज द रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट ऑन डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, विस्थापन। भाई अगर कोई इंडस्ट्री लगती है तो विस्थापित हो जाते हैं, कोई वॉर शुरू हो जाता है तो विस्थापित हो जाते हैं लोग, और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह मतलब जाना पड़े। माइग्रेशन तो होता है पुश या पुल फैक्टर की वजह से, तो एक टाइप से ये पुश फैक्टर माइग्रेशन है, मतलब बिल्कुल ही डिस्प्लेस हो जाना, उनकी रोजी रोटी सब कुछ छिन जाना। तो ये एनुअल रिपोर्ट ऑन डिस्प्लेसमेंट कौन करेगा, तो इसी से रिलेटेड है, इसलिए मैंने साथ रख दिया। तो यहाँ आपको पता ही चल गया होगा कि UNHCR इस रिपोर्ट को जारी करता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और कौन सा UNHCR हम इस बार मना रहे हैं, कौन सा रिफ्यूजी डे, 16वां, ठीक है। चलिए अभी इसके बारे में देख लेते हैं एक बार। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। फिलिप्पो ग्रैंडी जो इटली से है वो क्या है, इसके अभी हेड है। UNHCR के हेड कौन है, फिलिप्पो ग्रैंडी, इटली से है। ये भी पूछ सकते हैं, कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि फिलिप्पो ग्रैंडी जो कि UNHCR को हेड करते हैं, कौन से देश से संबंध रखते हैं। कब बना था, 1950 में बना था, 14 दिसंबर 1950 को। क्यों बना था, वर्ल्ड वार 2 में बहुत सारे यूरोपियन जो कंट्रीज के जो पीपल थे वो क्या हो गए थे, विस्थापित हो गए थे। उसकी वजह से उनके लिए, उनकी मतलब उनके भले के लिए क्या हुआ था, ये UNHCR गठन हुआ था। अब ये पूरे वर्ल्ड के रिफ्यूजीज के लिए मतलब प्लान्स बनाता है, रिपोर्ट जारी करता है, ठीक है। तो समझ गए होगे आप, 1950 में, 14 दिसंबर 1950 में ये बना था, आफ्टर वर्ल्ड वार 2। अब ये पूरे वर्ल्ड के रिफ्यूजीज के बारे में चिंता करता है। अब है भाई अंबुवाची उत्सव, बहुत ज्यादा न्यूज में है। एक ऐसा मंदिर है कि 500 साल तक ये अंबुवाची फेस्टिवल या उत्सव या मेला वहां लगता था और मनाया जाता था, लेकिन इस बार नहीं हो रहा। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कहां से रिलेटेड है, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, असम या मिजोरम, ठीक है। तो यहां आपका करेक्ट ऑप्शन है असम, ठीक है, क्योंकि वहां एक मंदिर है, कामाख्या मंदिर, ठीक है।
51 शक्तिपीठों में से माता कामाख्या का मंदिर है और वो किससे रिलेटेड है? असम से। और असम पूछ लेते हैं कामाख्या मंदिर कहाँ है? असम में है, ठीक है जी। और इसमें क्या हुआ है, इस बार अंबुबाची उत्सव नहीं हो पाया है, ठीक है। तो ये किससे रिलेटेड है? ये फेस्टिवल है असम से रिलेटेड। मंदिर कौन सा है? कामाख्या का मंदिर। ये है कामाख्या मंदिर, ठीक है। असम के जो क्या बोलते हैं उसको, प्रोफेसर जगदीश मुखी वहाँ के गवर्नर हैं, सर्बानंद सोनोवाल वहाँ के सीएम हैं, और दिसपुर उसकी राजधानी आपको पता ही है। और असम किस लिए आजकल न्यूज़ में चल रहा है? बागजान ऑयल फील्ड। बागजान ऑयल फील्ड कहाँ पे है? असम में है। इस ऑयल फील्ड में क्या हुआ था? आग लगी थी, इसलिए बागजान ऑयल फील्ड। ये भी क्वेश्चन बन जाता है, कहाँ से है? रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन, तो ये आएगा असम से रिलेटेड है। और धनवंतरी स्कीम, एक धनवंतरी स्कीम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। धनवंतरी स्कीम कौन से स्टेट से रिलेटेड है? असम से, ठीक है। कि ऑनलाइन जो मेडिसिन के रिगार्डिंग स्कीम है, मेडिसिन आपके पास आप ऑनलाइन मंगवा सकते हो। लॉकडाउन के कारण असम के शक्तिपीठ, 51 शक्तिपीठों में से एक कामाख्या मंदिर में ये मंदिर 500 सालों में पहली बार नहीं लगेगा, ठीक है। 3 दिन के लिए इसको क्या करते हैं? शुद्धिकरण। और 26 जून को ये खुलता था, लेकिन इस बार 26 जून को ये नहीं खुलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक तू खेलो एक तू पढ़ो। किस स्टेट ने एक तू खेलो एक तू पढ़ो ये पहल शुरू की है, या फिर इसको बोल सकते हैं एक ऐसी ऐप शुरू की है? वो कौन सा स्टेट है? ए है असम, बी है त्रिपुरा, सी है मणिपुर, डी है मिजोरम। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है त्रिपुरा, ठीक है। त्रिपुरा में क्या किया? ये स्कीम आज 25 जून को ही लागू हो जाएगी, मतलब शुरुआत हो जाएगी। और ये ऑनलाइन पढ़ाई से रिलेटेड है 8वीं तक के बच्चों के लिए, ठीक है। देखो ऐप पे बच्चे पढ़ सकते हैं। कौन से बच्चे? छोटे बच्चे, 8th क्लास तक के बच्चे यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इस ऐप के दौरान कब रिलीज होगी? जून 25 को, मतलब आज ही ये मतलब उसमें आ जाएगी, रिलीज हो जाएगी। रमेश बेस कौन है? रमेश बेस वहाँ के गवर्नर हैं। विप्लव कुमार देव जी कौन है? यहाँ के सीएम हैं। और अगरतला सबको पता ही है, त्रिपुरा की राजधानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच यूनियन मिनिस्ट्री सेलिब्रेट्स इंटरनेशनल योगा डे 2020? बताया था ना, इंटरनेशनल योगा डे छठा है, 2015 में शुरू हुआ था। 2014 में क्या हुआ था? मोदी जी ने इसकी अप्रूवल ली थी और इंडिया के द्वारा शुरू किया गया है पूरे इंटरनेशनल योगा डे को। तो इस बार छठा था। तो ये एक कौन सी मिनिस्ट्री ऐसी है जिसको नमस्ते योगा नाम से इसको शुरू किया है, मतलब मनाया है, बस एक अच्छा सा इनिशिएटिव लेके। तो कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, आयुष मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, या फिर स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने क्या किया है? नमस्ते योगा नाम से इसको मनाया है। इंटरनेशनल योगा डे से 2 दिन पहले से शुरू होता है, 19 से 21 जून तक मनाया है। किसने मनाया है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ठीक है। क्लियर है? ओके, इस बार का थीम योगा एट होम, योगा एट फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री इज नेम्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर अगस्त 2020? अगस्त 2020 के लिए किस नॉन परमानेंट मेंबर को यूएनएससी का सिक्योरिटी काउंसिल, यूएनएससी का क्या बनाया है? मतलब इसको प्रेसिडेंट बनाया है। प्रेसिडेंटशिप किसके पास होगी? तो ऑप्शन है इंडिया, आयरलैंड, मैक्सिको, केनिया। यहाँ पे क्या आएगा आपका ऑप्शन? इंडिया। इंडिया को कब वो प्रेसिडेंटशिप मिली है? किस महीने के लिए? अगस्त 2021। और इस क्वेश्चन से आप समझ जाओ कि ये जो प्रेसिडेंटशिप है इसकी क्या टर्म होती है? इसकी टर्म होती होगी 1 मंथ। तो याद रखना 2021 तक जितने भी एग्जाम हैं उसमें एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगस्त 2021 आने वाले हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, 1.5 साल तक ये क्वेश्चन, ठीक है। एक बार देख लेते हैं इस बार किस किस को नॉन परमानेंट मेंबर बताया था मैंने। 5 परमानेंट मेंबर और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। उन 10 परमानेंट मेंबर में नॉन परमानेंट मेंबर में तो 5 देश सेलेक्ट हुए हैं, इंडिया, आयरलैंड, मैक्सिको, केनिया और नॉर्वे, ठीक है। केनिया का पहले फाइनल नहीं हुआ था, लास्ट में फाइनल हुआ है। तो ये 5 मतलब जो देश हैं वो क्या हुए हैं 2021-22 के लिए। कितनी टर्म होती है नॉन परमानेंट मेंबर की? 2 वर्ष की, ठीक है, 2 ईयर्स की। और अब हम और क्या करेंगे? हारा कौन है? कनाडा।
कनाडा हार गया है। कनाडा नॉन परमानेंट सीट के लिए लड़ रहा था। किसके मतलब इन्होंने बहुत डबल खर्चा लगाया था, किनसे, आयरलैंड और नॉर्वे से, लेकिन उनकी जगह मतलब कनाडा नहीं ले पाया और चुनाव हार गया। ठीक है, डिटेल में मैंने बताया था इंडिया को कितने वोट मिले हैं, सारी चीज़ें वो देख लेना। अब हम एक बार देखते हैं G4 नेशंस। आपको पता है इंडिया क्या कहता है कि यूएनएससी में 5 ही परमानेंट मेंबर क्यों हैं, जबकि और भी बहुत सारी पावर हैं जो इसके अंदर शामिल हो सकती हैं। तो ये G4 नेशन 4 ऐसे देश हैं जो चाहते हैं क्या, परमानेंट मेंबरशिप। कहाँ पे, यूएनएससी में। तो पूछ लेते हैं कई बार G4 क्या है, तो G4 वो 4 देशों का समूह है जो चाहते हैं कि हमें यूएनएससी में परमानेंट मेंबरशिप मिले, परमानेंट मेंबरशिप मिले। ठीक है, तो कौन कौन से देश हैं, ब्राजील, जर्मनी, इंडिया एंड जापान। तो याद रखना G4 में कौन कौन है, ब्राजील, इंडिया, जापान एंड जर्मनी। ठीक है, ये तो हो गए G4। एक क्लब है जो इनके बिल्कुल खिलाफ चल रहा है कि इनको परमानेंट मेंबरशिप ना मिले। ठीक है, इनको परमानेंट मेंबरशिप ना मिले। वैसे तो बहुत देश हैं, 12 हैं, लेकिन मेन कौन है, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, इटली, कनाडा, साउथ कोरिया, अर्जेंटीना एंड पाकिस्तान। तो हमारे लिए एग्जाम के से जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से वो क्या है कि इंडिया को, कौन इसके खिलाफ है, इंडिया के पाकिस्तान। समझ गए, कॉमन सेंस है। अर्जेंटीना किसके खिलाफ होगा, ब्राजील के। भाई पड़ोसी ही तो करेंगे ना इसका विरोध। ऑस्ट्रेलिया भी है यहाँ पे। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जापान का विरोध कर रहा है। ठीक है, पापुआ न्यू गिनी भी, कई देश हैं। ठीक है, सिर्फ इतना याद रखना है कि कॉफी क्लब क्या है। तो कॉफी क्लब उन देशों का समूह है जो कहते हैं कि ऐसे ही रहने दो, कोई भी और परमानेंट मेंबर नहीं जुड़ना चाहिए। ठीक है, जर्मनी और ये इंडिया जो भी मांग कर रहे हैं ये ठीक नहीं है और ऐसे का ऐसे रहने दो। ठीक है, तो कॉफी क्लब क्या है समझ गए, G4 क्या है, जो मांग रहे हैं। ठीक है, याद रखना सारे देशों को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेडियम्स विल बिकम द खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अंडर द खेलो इंडिया स्कीम। एक खेलो इंडिया स्कीम आई थी, कब आई थी, 2017 में। किस चीज़ के लिए, प्रमोट करो अच्छे खेलों को, कहाँ पे, यूथ के अंदर। तो उसके लिए गेम भी करवाते हैं, वो सारी डिटेल हम करेंगे आज। तो कौन कौन से स्टेडियम है, पहला ऑप्शन है राजीव गांधी स्टेडियम एजवाल। एजवाल कहाँ पे है, मिजोरम। कौन है, खुमान लामपक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, और क्या है, मणिपुर। कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, खेलो इंडिया स्कीम के तहत खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इन स्टेडियमों को मतलब एक्सीलेंस, स्टेट ऑफ एक्सीलेंस, स्टेट ऑफ एन आर्ट इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा और बहुत ही ज़्यादा मतलब थोड़ा सा तो नहीं, मतलब काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव किया जाएगा और वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी। तो क्या है, 8 स्टेट्स के लिए ये हुआ है। याद करने का तरीका है, इधर से आप एक बार माइंड मैप बना लेना, तो ये बनेगा, यहाँ ये होगा, कहाँ कहाँ, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और क्या बोलते हैं, ओडिशा, तेलंगाना, कर्नाटका और केरला। इन 8 स्टेट्स में होगा। तो पहला क्वेश्चन बनता है कितने स्टेट्स में ये खेलो इंडिया स्टेट ऑफ एक्सीलेंस स्टेडियम बनेंगे, तो 8 में। ठीक है, तो 8 स्टेट्स के नाम एक बार याद रख लेना। ठीक है, 4 तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं, फिर आगे अपना ओडिशा, कर्नाटका और तेलंगाना है ये। ठीक है, और लास्ट में क्या गया, केरला। ठीक है, तो ये स्टेडियम्स के एक बार नाम है, आप स्क्रीनशॉट खींच के रख सकते हो, और ये सारे स्टेडियम्स के नाम हैं और आने वाले 2-3 साल ये क्वेश्चंस में पूछे जाएंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ये क्वेश्चन काफ़ी मतलब हद तक बन सकता है कोई भी स्टेडियम, या फिर डायरेक्ट पूछ लेंगे कौन सा स्टेडियम कहाँ है, तो राजीव गांधी कहाँ है, मिजोरम में। ठीक है, कलिंगा कहाँ है, भुवनेश्वर उड़ीसा में है। तो ये सारी चीज़ें पूछ लेंगे। तो खेलो इंडिया जो गेम्स हैं वो जो 2017 में उनकी घोषणा हुई थी, तो 18, 19, 20 में मतलब ये आए हैं और बहुत ही कंफ्यूजिंग मतलब रहता है ये। तो 18 में हुए थे खेलो इंडिया स्कूल गेम्स, ऐसे याद रख लेना, पहले स्कूल के गेम हुए थे। फिर थोड़ा आगे पढ़े हम, फिर खेलो इंडिया यूथ गेम्स पार्ट 1, खेलो इंडिया यूथ गेम्स पार्ट 2। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है 2020 के जो गेम हैं वो कहाँ हुए हैं, गुवाहाटी। कहाँ है गुवाहाटी, गुवाहाटी है असम में। ठीक है, कौन फर्स्ट आया है, सबसे ज़्यादा मेडल किसके हैं, महाराष्ट्र के, सेकंड नंबर पे हरियाणा के।
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो गेम्स हुए थे, स्कूल गेम्स हुए थे, वो दिल्ली में हुए थे, लिखना हो तो लिख लो। और सेकंड वाले जो यूथ गेम्स यूथ गेम्स फर्स्ट थे, और जो 2019 में सेकंड गेम मतलब खेलो इंडिया के सेकंड गेम हुए थे, वो कहाँ हुए थे? पुणे में। और पुणे कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। ठीक है, तो अभी कौन है चैंपियन खेलो इंडिया यूथ गेम का? महाराष्ट्र। ठीक है, 258 मेडल मिले थे। 2020 में क्या हुआ है? पहली बार, ये है फर्स्ट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पे कौन है? फर्स्ट नंबर पे पंजाब यूनिवर्सिटी। बहुत अच्छा लगता है जहाँ से आप पढ़ के आए हो, मैं वहाँ से लो कर चुका हूँ LLB। तो पंजाब यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है, पंजाब यूनिवर्सिटी। अगर आप हरियाणा से हो तो इम्पोर्टेंट बन जाता है, क्योंकि 4th पोजीशन आई है हरियाणा की यूनिवर्सिटी की, जिसका नाम है MDU। वहाँ से भी मैं पढ़ा हूँ, वहाँ से मैंने MBA की है। MDU कहाँ है? रोहतक में। ठीक है, रोहतक में। ओके, इतना ध्यान रखना, अपने अपने स्टेट की एक बार यूनिवर्सिटीज देख लेना कि कौन फर्स्ट आया है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके स्टेट एग्जाम है तो। अब है नवरक्षक। नवरक्षक क्या है? क्या ये एक एयरक्राफ्ट है? क्या ये फाइटर जेट है? या पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट मतलब PPE है, मतलब वो जो किट होती है कोरोना वायरस का टेस्ट करते हैं या किसी भी बीमारी का टेस्ट करते हैं, या कोविड-19 की ड्रग है? तो कौन से क्या क्या ऑप्शन आपका सही होगा यहाँ पे? ये आपका एक PPE किट है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है क्या ये? इंडिया का पहला, इंडियाज फर्स्ट ब्रीदेबल, मतलब कि आपको सांस लेने में दिक्कत ना हो, इस तरह की ये एक PPE किट बनाई है। डॉक्टर्स क्या करेंगे? बहुत ही मतलब सेफली वो क्या कर पाएंगे? इलाज कर पाएंगे, और साथ में वो कंफर्टेबल भी रहेंगे। तो एक बार देख लीजिए, इस तरह की एक किट है। किट में है क्या ये? इस किट का नाम क्या है? नवरक्षक। और ऐसा भी पूछा जा सकता है, इंडिया की पहली ब्रीदेबल PPE कौन सी है? ब्रीदेबल मतलब सांस लेने में सहायक, तो नवरक्षक। और पूछ ले तो वही सारी चीजें एक बार पढ़ लेना। और पूछे तो कि किसने डेवलप की है? तो इंडियन नेवी ने ये डेवलप की है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन, तो मतलब याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज ऑब्जर्व द 18 जून? 18 जून को मास्क डे, किसी स्टेट ने मास्क डे मनाया। क्या, क्यों मनाया? कि लोगों को बोला कि हैबिचुअल हो जाओ। कोरोना वायरस को जापान में बिल्कुल जल्दी ही कंट्रोल में कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि मास्क कल्चर है। पिछली बार जब 2010 में क्या हुआ था, वहाँ पे सार्स आया था एक बीमारी, और ये सार्स का ही दूसरा रूप है। सार्स को, इसका नाम दूसरा क्या है? सार्स 2B है। तो जब वहाँ सार्स आया था तो क्या हुआ था? जापान में बहुत ज़्यादा डेथ्स हुई थी। ठीक है, और जापान में सबसे ज़्यादा उम्र के लोग भी रहते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी सबसे ज़्यादा है, सबसे बूढ़ा देश भी जापान है। तो उस टाइम पे जब सार्स 1 आया था, उस टाइम पे उनकी ना जो कल्चर थी मास्क की, वो 95% आ गई थी। वैसे भी वहाँ के 70 से 90% लोग मास्क लगाते हैं। और सार्स 2 मतलब कोविड-19 जब आया, उनको पता लगा, न्यूज़ में आया, तो ये बढ़ के दोबारा 95% हो गई थी। इस वजह से वो क्या हुआ था, मतलब अवेयर रहते हैं लोग। आपको पता ही है, जापान के लोग तो डिसिप्लिन के लिए फेमस ही हैं। तो क्या है इसका ऑप्शन? A है हरियाणा, B है तमिलनाडु, C है कर्नाटका, और D है पंजाब। तो अवेयर करेंगे लोगों को कि भाई मास्क पहना करो। ठीक है, तो कौन है इसका सही ऑप्शन क्या है? कर्नाटका। BS येदियुरप्पा जी वहाँ के CM हैं, तो उन्होंने खुद मास्क लगा के, अनिल कुंबले जी भी हैं यहाँ पे, बी काइंड मास्क एंड वाइंड। सीधी सी बात है, अगर आप अच्छे इम्यून हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई इम्यून है तो कैरियर बन के ना घूमे। तो ये मास्क डे किसने मनाया? 18 जून को मास्क डे मनाते हैं। और कौन मना रहा है? कर्नाटका स्टेट मना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री इज टू कंडक्ट भारत ए कल्चरल ट्रेजर इंटरनेशनल योगा डे? ठीक है, इंटरनेशनल योगा डे। ठीक है, तो ये कौन मना रहा है इंटरनेशनल योगा डे को? किस नाम से? एक कल्चरल, भारत एक कल्चरल ट्रेजर। कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर मतलब विदेश मंत्रालय, या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गृह मंत्रालय, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। तो इसका भी सही ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर ने जो मिनिस्टर हैं अपने, वो प्रहलाद सिंह पटेल हैं, उन्होंने क्या किया? ये प्रोग्राम भारत
कल्चरल ट्रेजरर ये मतलब अनाउंस किया था। कब? ये किस चीज़ के उसमें किया है, किस डे के उसमें? तो ये है योगा डे के उसमें, ठीक है। तो बार बार रिपीट नहीं करूंगा कौन सा योगा डे था, क्या उसकी थीम थी। विच इंडियन स्टेट रिसेंटली अनाउंस्ड एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम फॉर द अर्बन पुअर। आपने सुना होगा मनरेगा एक स्कीम है, ठीक है, रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना है वो, ठीक है, रूरल पीपल के लिए है। तो उसी की तर्ज पे एक अर्बन पुअर के लिए, जो शहर में गरीब रहते हैं उनके लिए एक एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना, 100 दिन का काम देंगे ही देंगे, जैसे मनरेगा में है, उस तरह की योजना किस स्टेट ने मतलब घोषणा की है उसकी? ए है हरियाणा, बी है वेस्ट बंगाल, सी है पंजाब और डी है झारखंड। तो किसने की है? झारखंड, ठीक है। हेमंत सोरेन सुना होगा आपने, शिबू सोरेन के बेटे जो वहाँ के सीएम हैं, उन्होंने क्या किया है कि भाई 15 दिन तक अगर पोर्टल पे किसी को काम नहीं मिलता है, 15 दिन तक अगर काम नहीं मिलेगा इस स्कीम के अंडर, तो उनको बेरोजगारी भत्ता उनके पास पहुंच जाएगा, ठीक है। ये है हेमंत सोरेन जी। वहाँ की गवर्नर कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। और सबको पता है झारखंड की राजधानी क्या है? रांची, ठीक है। ये किसका ब्रेन चाइल्ड होता है, किसके दिमाग की उपज है? तो ये हेमंत सोरेन जी के दिमाग की उपज है। और इसका पूरा नाम क्या है? मुख्यमंत्री श्रमिक। और इसको भी अगर और पूरा करें तो श्रमिक की फुल फॉर्म क्या है? शहरी रोजगार मंजूरी फॉर कामगार, ठीक है। इतना याद रखना। अगर झारखंड से आप हो तो ये क्वेश्चन मतलब आपके आने वाले एग्जाम से पूछा ही जाएगा। और वैसे भी ये पहली नॉर्थ इंडिया की ऐसी स्कीम है जो अर्बन पुअर के लिए मनरेगा जैसी बनाई है, ठीक है। पहला नॉर्दर्न स्टेट है ऐसा। विच मिनिस्ट्री हैज ऑर्गेनाइज्ड ए वेबिनार? सुना होगा ना, सेमिनार। तो सेमिनार तो आजकल हो नहीं सकते, तो वेब पे वही सेमिनार हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? वेबिनार। और कौन सा? नेशनल सिकल सेल कॉन्क्लेव। और मैंने बताया था सिकल सेल एनीमिया एक डिजीज है। और वर्ल्ड सिकल सेल डे कब है? 19 जून को होता है। 19 जून को होता है। तो क्या मनाया है? किस मंत्रालय ने इस सिकल सेल कॉन्क्लेव का मतलब वेबिनार करवाया है लोगों को अवेयर करने के लिए? ऑप्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ऑप्शन देख के बता ही नहीं सकते। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो नहीं बता पाओगे। आपका या तो ऑप्शन ये होगा हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, आयुष मिनिस्ट्री, ठीक है, सी है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर और डी है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो आप सोच भी नहीं सकते ये जो स्कीम किसने शुरू की है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर। और मिनिस्टर हैं अर्जुन मुंडा जी। याद रखना कहाँ, तो एक डिजीज है और इसको किसने किया है? इस डिजीज से रिलेटेड सिकल सेल कॉन्क्लेव किसने शुरू किया है? किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ठीक है, ट्राइबल अफेयर्स। 19 जून को मनाया जाता है ये डे। और ये किसने है? अर्जुन मुंडा जी क्या है? हमारे ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर हैं, ठीक है। और क्या इंपॉर्टेंट है? ये सिकल सेल एनीमिया होता क्या है? जो आरबीसी है उनकी शेप सिकल जैसी हो जाती है। सिकल क्या होता है? दराती जैसी। और वो अच्छी तरह से ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाती और जल्दी ही उनकी डेथ हो जाती है। और आरबीसी में होता है हीमोग्लोबिन जो कि ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन का। और ऑक्सीजन का अगर ट्रांसपोर्ट ढंग से नहीं होगा, जितनी कम आरबीसी उतना ही कम हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन में क्या होता है? आयरन। तो एनीमिया कई तरह का होता है, आयरन की कमी से, ठीक है, हीमोग्लोबिन पे इफेक्ट पड़ेगा। और भी मतलब काफी तरह का होता है। तो यहाँ पे क्या है? आरबीसी की शेप की बदलने की वजह से ये चीजें हो रही है। तो एक क्वेश्चन और यहाँ से आता है कि आरबीसी रक्त का मतलब ब्लड का कलर रेड क्यों होता है? ऑप्शन आरबीसी। अगर आरबीसी से भी आगे पूछ लेगा तो हीमोग्लोबिन के कारण। और हीमोग्लोबिन से भी आगे पूछ लेगा तो आयरन के कारण। जैसे पत्तों में क्लोरोफिल होता है और क्लोरोफिल का कलर कैसा होता है? हरा। किस चीज के कारण? मैग्नीशियम के कारण। वैसे ही आयरन के कारण क्या होता है? आरबीसी या फिर हीमोग्लोबिन रेड होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सत्यभामा पोर्टल एक पोर्टल बनाई है एम्स, मतलब एक वेबसाइट है टू प्रमोट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन विच सेक्टर। एक सत्यभामा पोर्टल बनाई है, तो क्या होगा? कौन से सेक्टर से रिलेटेड है? माइनिंग मतलब खानों से, वायरोलॉजी मतलब वायरस की स्टडी से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आप जानते ही हो, इलेक्ट्रॉनिक सोशल मीडिया होती है जो, या फिर एजुकेशन, किस चीज़ से रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है ये रिलेटेड है माइनिंग सेक्टर से, ठीक है। माइनिंग सेक्टर का सारा काम सत्यभामा पोर्टल पे ऑनलाइन हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट और ये सब चीज़ें, ठीक है। ये डिजिटल इंडिया बनाने के लिए
मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के लिए, और मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के हेड कौन है? प्रहलाद सिंह जोशी जी। और सत्यभामा पोर्टल इन्होंने क्या किया है? लॉन्च किया है। फुल फॉर्म क्या है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत। माइनिंग एडवांसमेंट में आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए उसके अंडर ये स्कीम बनाई है। कौन सी? सत्यभामा। किस चीज के लिए? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में माइनिंग के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट आएंगे या जो भी उनसे रिलेटेड काम होगा, पंजीकरण करना होगा, रजिस्ट्रेशन, वो सब इसी पे हो जाएगा। तो याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विच फॉर्मर गवर्नर हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी ये एक बॉडी है, एक पूर्व राज्यपाल हैं, आरबीआई के गवर्नर हैं, उनको अपॉइंट किया गया है। तो कौन से हैं वो? शक्तिकांत दास, रघुराम राजन, उर्जित पटेल या फिर बिमल जालान। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन है उर्जित पटेल। शक्तिकांत दास तो अभी मतलब करंट में क्या है? आरबीआई के गवर्नर हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, हिस्ट्री उनका सब्जेक्ट होता था। ठीक है, तो इस बार कंट्रोवर्सी भी थी कि भाई अच्छे इकोनॉमिस्ट की जगह एक नॉर्मल जिनका बैकग्राउंड नहीं था इकोनॉमी से, उनको क्या बनाया? आरबीआई का गवर्नर। तो उर्जित पटेल ने 2018 में क्या किया था? जब आरबीआई से पैसे निकालने थे गवर्नमेंट को, तो इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था। तो अब इन्होंने दोबारा गवर्नमेंट से अपने रिलेशन अच्छे बनाए हैं, तो इसीलिए वो क्या बने हैं? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के हेड बने हैं, याद रखना। ठीक है, ओके, समझ गए ना? फॉर्मर से वो क्या कर रहे हैं? पीस विद गवर्नमेंट, समझ गए? इसलिए ये न्यूज आई थी। तो उर्जित पटेल है, याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नोडल मिनिस्ट्री ऑफ पीएम स्वनिधि? ठीक है, पहली बात तो क्वेश्चन आ सकता है पीएम स्वनिधि क्या है? प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर। स्ट्रीट वेंडर होते हैं, स्ट्रीट वेंडर क्या होते हैं? स्ट्रीट मतलब गली, जो आपके घर पे स्ट्रीट वेंडिंग कर करके, मतलब गलियों में घूम के कोई भी चीज बेचते हैं, वो है क्या? स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं। पीएम स्वनिधि प्रधानमंत्री या पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। ठीक है, समझ गए ना? आत्मनिर्भर भारत के अंडर ही है ये भी। और किस चीज के लिए है? जो स्ट्रीट वेंडर है उनके लिए ये स्कीम है। तो किसने किया है? ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, ऑप्शन बी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, सी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, डी है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स होता है व्यापार। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो याद रखना इसको, इसका गलती से ये मत कर देना कि फैमिली वेलफेयर या रूरल डेवलपमेंट, नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, और किसके साथ मिलके? सिडबी के साथ मिलके। सिडबी, सिडबी की फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे कि क्या है सिडबी की फुल फॉर्म और ये कब बना था, इसका गठन कब हुआ। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर और सिडबी ने मिलके क्या किया है? ये स्कीम चलाई है। और किस चीज के लिए है? पीएम स्वनिधि। पीएम स्वनिधि एसवी से क्या बनता है? स्ट्रीट वेंडर। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, अगर वो ढंग से रीपे करते रहेंगे क्रेडिट को, तो उनके क्रेडिट लेने की मतलब उधार लेने की पावर भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, स्ट्राइविंग फॉर आत्मनिर्भर भारत के अंडर है। ये क्या है? पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, पीएम स्वनिधि। ठीक है, क्या होगा? 50 लाख स्ट्रीट वेंडर कवर होंगे। वो आप एक बार डिटेल्स इसकी चेक कर लेना, ये जब आपकी नेशनल इश्यूज की क्लास लगेगी या स्कीम्स की क्लास लगेगी तब उसमें करवा दिया जाएगा। विच मेट्रो स्टेशन विल हैव द फर्स्ट शीमैन? शीमैन होता है ट्रांसजेंडर। शीमैन स्टेशन बनाया है फर्स्ट। और शीमैन जो वर्ड है ना, उस वर्ड पे ही कंट्रोवर्सी हुई थी। ठीक है, किन्होंने की थी? ट्रांसजेंडर्स ने क्या कहा था? शीमैन वर्ड हमारे लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। और गवर्नमेंट क्या है? ट्रांसफोबिया को बढ़ावा दे रही है, मतलब ट्रांसजेंडर से लोगों को डर लगता है, उनसे दूर रहना चाहते हैं, तो इस तरह का उन्होंने बोला है। तो ये किस मेट्रो स्टेशन को बनाया है? ए ऑप्शन दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गांव या नोएडा। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है नोएडा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चलिए आज के लिए इतना ही। और आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो रह गए हैं वो आपको कवर करवा दिए जाएंगे। और इस बात की टेंशन मत लेना, क्वेश्चन वही कवर करवाए जा रहे हैं जो एग्जाम में आने की, मतलब 99%, 100% तो कुछ भी नहीं होता, 99% वो है आपको आने वाले एग्जाम्स में दिखेंगे। बिल्कुल चूज करके क्वेश्चंस डाले गए हैं। और इसके बारे में रिसर्च किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए और अपने
दोस्तों के साथ नारायणी क्लासेस जींद के चैनल को शेयर भी किया कीजिए। धन्यवाद।